हेलो दोस्तों, मैथ्स करने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सीटेट साइंस के सिलेबस के अंतर्गत प्रदूषण के टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण किस प्रकार से होता है, ठीक है, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। और जो साइंस की बुक है एनसीईआरटी की, उसमें आपको केवल दो ही दिए गए हैं, एक तो जल प्रदूषण दिया गया है, एक दिया गया है वायु प्रदूषण। उसके बारे में इसका अध्ययन करेंगे। प्रदूषण के विभिन्न घटकों में होने वाले अवांछित परिवर्तनों को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण प्रकार देखो, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है और ध्वनि प्रदूषण है। सबसे पहले जल प्रदूषण पढ़ेंगे। पृथ्वी पर जल है वो 3/4 भाग में ही उपस्थित है। मानवीय क्रियाकलापों द्वारा जल को दूषित किया जाना जल प्रदूषण कहलाता है। मानव के द्वारा किए क्रियाकलाप है, जो कि देखो शहरों का गंदा जल सीधे पानी में मिला दिया जाता है, कारखानों से निकला गंदा जल है, जलाशय में नहाना है, कपड़ा धोना है, मलमूत्र त्यागना, ये सभी कारक है जो कि जल को प्रदूषण करते हैं। ये सभी मानव द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप हैं। WWF विश्वव्यापी कोष एक संस्था है जो कि पानी का संरक्षण करती है। उसके अनुसार गंगा नदी संसार की 10 प्रदूषित नदियों में से एक है, यानी कि गंगा नदी का टॉप 10 में नंबर आता है प्रदूषित नदियों में से, ठीक है। यूपी के कानपुर शहर में गंगा नदी सबसे अधिक प्रदूषित है, यानी यूपी का कानपुर शहर है, वहाँ पर गंगा नदी वो सबसे ज़्यादा दूषित है। उद्योगों द्वारा नदियों में आर्सेनिक, लेड, फ्लोराइड यानी कि जिससे रासायनिक पदार्थ मिला दिए जाते हैं, जो कि जल को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करते हैं। और जो जल में रहना और जीव जंतु है ना, उसके लिए भी हानिकारक होता है। कभी कभार जंतु की मृत्यु भी हो जाती है, यानी कि इसमें रहने वाले कोई भी जीव जंतु वो जीवित नहीं रह पाते हैं। इसलिए गंगा के शुद्धिकरण के लिए 2 अभियान चलाए गए थे, ठीक है। सर्वप्रथम 1985 में गंगा कार्यक्रम योजना चलाई गई थी, और उसके बाद में 2016 महीने स्वच्छ गंगा भारत मिशन यानी कि नमामि गंगा परियोजना चलाई गई थी। ये गंगा नदी के शुद्धिकरण के 2 प्रयास किए गए थे। और यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से जो भी वीडियो डाला जाएगा ना, आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये नोट्स बहुत ही शानदार नोट्स हैं। जो यहाँ पर जो मेरे आसपास के जो सीटीईटी तैयारी कर रहे हैं ना, वो भी इन नोट्सों को पढ़कर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और इन नोट्सों को पढ़ने के बाद आप PYQ मिलाना तो आपकी सीटीईटी तैयारी वो साइंस में बहुत ही बेहतर हो जाएगी। जल प्रदूषण के देखो परिणाम। पौधे तथा जंतुओं में नुकसानदायी होता है। भूमि जल में भी प्रदूषण होता है, यानी कि भूमि का जल वो स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। जल दूषित होने से मृदा की अम्लता में वृद्धि होती है, और जिसमें उपयुक्त जीवों की हानि होती है। यानी कि जल के दूषित होने से जो मृदा में अम्लता मात्रा बढ़ती है, जिससे यानी कि जो मृदा में जीव पाए जाते हैं वो भी नष्ट हो रहे हैं। दूषित जल में विभिन्न हानिकारक जीव मनुष्यों में अनेक बीमारियां पैदा कर रहे हैं। पानी में अत्यधिक मात्रा में शैवालों की वृद्धि से जल में O2 की धीरे धीरे कमी हो रही है, जिससे जल में उपस्थित अन्य जीवों की समस्या आती है। यानी कि जैसे भाई आप कहीं पर भी आप बड़ा तालाब या झील जलाशय देखते हैं तो वहाँ पर एक पानी के ऊपर नीली सी परत देखते हैं, वो नीली सी परत ही शैवाल है। ये शैवाल जो पानी में घुली ऑक्सीजन है उसको अत्यधिक मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं, जिससे जो जल में जीव बसते हैं ना, उसके लिए वो ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। बड़े बड़े कारखानों में आने वाला जल जलाशय में मिलने से जीवों की हानि बहुत ज़्यादा होती है। जल का शुद्धिकरण, जल को फिल्टर करके, उबाल करके, विरंजक चूर्ण मिला करके और फिल्टर मिलाकर, यानी फिल्टर मतलब ये होता है भौतिक विधि। इसके द्वारा आपको पूछ लिया जाता है कि जल को शुद्धिकरण करने की भौतिक विधि कौन सी है, तो ये फिल्टर मिला करके, ठीक है, या फिल्टर करके। और दूसरी विधि है जो कि रासायनिक विधि है, वो है क्लोरीकरण विधि। ये जल को शुद्धिकरण करने की विधियाँ हैं। इसी प्रकार देखो, जल की बचत के लिए आपको क्या क्या प्रयास करने चाहिए। सर्वप्रथम कम उपयोग करना चाहिए, बाद में पुनः उपयोग करना चाहिए, पुनः चक्रण करना चाहिए, पुनः प्राप्त करना चाहिए और उपयोग नहीं करना, ठीक है। इस प्रकार से आप जल की बचत कर सकते हैं। अब पढ़ेंगे वायु प्रदूषण। वायु गैसों का मिश्रण, यानी कि वायु में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती है, जिसमें देखो नाइट्रोजन है 78% है, ऑक्सीजन 21% है और अन्य गैस है जो कि CO2 है, आर्गन है, मीथेन है, ये जलवाष्प, ये सभी वायु में पाई जाती है। वायु में ऐसे अपद्रव्य मिल जाते हैं जिसका हानिकारक प्रभाव सजीवों और निजों दोनों पर हो सकता है, वह कहलाता है वायु प्रदूषण। और इससे वायु में मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन भी आता है, यानी कि वायु की मात्रा में परिवर्तन आता है और वायु की गुणवत्ता है ना, उसमें भी परिवर्तन आता है वायु प्रदूषण से, यानी कि विभिन्न प्रकार की गैसें मिलने से। अब देखो वायु प्रदूषित कैसे होती है। जो प्राकृतिक तथा कृत्रिम कारक वायु को दूषित कर देते हैं वे कहलाते हैं वायु प्रदूषक कारक, यानी जो प्रकृति से और कृत्रिम से ये दोनों कारक मिलकर के वायु को दूषित कर देते हैं वे कहलाते हैं वायु प्रदूषक कारक। प्राकृतिक कारक देखो, ज्वालामुखी फटना, वनों में लगने वाली आग से उत्पन्न होने वाला धुआं, यानी कि ज्वालामुखी फटने से विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती है, क्योंकि ज्वालामुखी फटती है तो बहुत ही
खतरनाक लावा निकलता है। लावा से विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती है जो वायुमंडल में मिल जाती है। और जो वनों में लगती है आग, उससे भी विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती है, वो वायु में मिल जाती है और वायु को दूषित कर देती है। इसी प्रकार देखो कृत्रिम यानी कि मानव निर्मित कारक, लकड़ियों को जलाने से, वाहनों से निकलने वाला धुआं बहुत ही खतरनाक होता है, फैक्ट्रियों से, उद्योगों और विद्युत संयंत्रों से। इस प्रकार से ये सभी जो कि विभिन्न प्रकार की गैसें उत्पन्न करते हैं, विसर्जित करते हैं, जिससे कि वायु में मिल जाती है और वो हानिकारक होती है। कि वाहनों द्वारा उत्पन्न धुआं CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सभी पर जो कि वायु को बहुत ज़्यादा दूषित करते हैं। अब देखो वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव हैं कि वायु प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव होते हैं। पेट्रोल तथा डीजल के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता घटाती है, यानी कि रुधिर में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती है इस गैस से। धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड वायु की गैसों के साथ संयोग कर और धूमकोरा बनाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा धूमकोरा बनाते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की गैसें उत्पन्न होती है, जिसके कारण देखो दमा है, खांसी है, श्वास में कठिनाई है और बच्चों में श्वास के साथ हरहराहट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पेट्रोलियम के परीक्षण से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दो विभिन्न प्रकार के गैसों का उत्सर्जन होता है, यानी कि पेट्रोलियम की जहाँ पर भी परीक्षण का प्रयोगशाला होती है वहाँ पर जो ये तो SO2 और NO2 गैसें उत्सर्जित होती है जो कि हानिकारक होती है। विद्युत संयंत्रों में कोयले के दहन से, जहाँ पर बड़े बड़े विद्युत संयंत्र है ना, वहाँ के कोयले के दहन से, जहाँ पर कोयला जलता है, उससे SO2 बनती है जो फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। CFC से ओजोन परत क्षतिग्रस्त होती है, यानी ओजोन परत कैसे कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसे देखो इसका उपयोग कहाँ का होता है, ये तो इसका उपयोग होता है रेफ्रिजरेटरों में, एयर कंडीशनरों में और एरोसोल से। ये इन से निकल करके वायुमंडल में चली जाती है जो कि जा करके ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। और ओजोन परत क्या है, जो कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है, उससे हमारी सुरक्षा करती है, ताकि सूर्य से जो आने वाली पराबैंगनी किरण वो सीधे ही पृथ्वी पर नहीं पहुँचे सके। वायु प्रदूषण से जनजीवन ही नहीं बल्कि बड़ी बड़ी सुंदर इमारतें, भवन इत्यादि प्रदूषित होते हैं। रबर प्रक्रमण है, वाहन, मथुरा तेल परिष्करण जैसे उद्योगों से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसें उत्पन्न होती है जो वायुमंडल में जल वाष्प के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बना लेती है, जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। यानी कि जो जल प्रदूषण होता है ना, इससे भी मतलब मिट्टी में अम्लता का अत्यधिक हो जाती है। ये अम्लता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है जो मिट्टी में रहने वाले जीव हैं, सूक्ष्म जीव, ठीक है। इसी प्रकार से वायु प्रदूषण से भी अम्लता का निर्माण हो जाता है जो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा? अम्ल, जिसे इमारतों हैं, भवनों हैं संरक्षण होता है, उसे संगमरमर का कैंसर भी कहते हैं। यानी कि जो अम्ल बनता है ना, ये बड़ी बड़ी इमारतें, भवनें हैं, जो सफ़ेद है ना, उसको विषय प्रकार से नुकसान पहुंचाती है, ठीक है ना, जिसे संगमरमर का कैंसर भी कहते हैं। यानी कि संगमरमर तो कई प्रकार होता है, लेकिन ये इसके लिए खास करके बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। मथुरा तेल परिष्करण से उत्सर्जित काजल कण, यानी कि काजल के समान ब्लैक कण है ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और वो संगमरमर को कर देते हैं पीला। ताजमहल की सुरक्षा के लिए देखो CNG LPG जैसे स्वच्छ ईंधनों का वाहनों में प्रयोग करना चाहिए जो कि कम हानिकारक होता है, या जो CNG LPG वो कम प्रदूषक होता है। शीशा रहित पेट्रोल का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ताजमहल जो कि सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ, ठीक है ना, जिससे अम्लीय वर्षा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और इसे अम्लीय वर्षा यानी इसे संगमरमर का कैंसर भी कहते हैं। ग्रीन हाउस या पौधाघर, ये देखो किस प्रकार से होता है या ये क्या होता है। सूर्य से आने वाली विकिरणों का कुछ भाग तो पृथ्वी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और कुछ भाग परावर्तित होकर के वापस अंतरिक्ष में लौट जाते हैं। जो सूर्य के प्रकार किरण आती है ना, उसको कुछ तो पृथ्वी अवशोषित कर लेती है और कुछ वापस चला जाता है परावर्तित होकर के। परावर्तित किरणों का कुछ भाग वायुमंडल में रुक जाता है और पृथ्वी को गर्म करता है, यानी कि जो वापस जाता है प्रकाश वो वायुमंडल में रुक जाता है और पृथ्वी को क्या करता है, गर्म करता है। ठंडे स्थानों पर पौधों को अनुकूलित वातावरण देने के लिए उन्हें कांच के घरों में रखा जाता है। सूर्य किरणें इस कांच घर में प्रवेश कर पाती है पर वापस निकल नहीं पाती है। ये उष्मा या ताप पौधों में सहायता होती है, सहायता करता है। इस प्रक्रिया को पौधाघर प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर ठंडे स्थान है ना, वहाँ पर पेड़ पौधों उगने में समस्या होती है, इसलिए ये पौधाघर का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर जो सूर्य के प्रकाश की किरणें जो पौधाघर में प्रवेश कर पाती है लेकिन वापस बाहर नहीं निकल पाती है, इसलिए यहाँ पर ये पौधाघर का प्रयोग किया जाता है, जो पौधे वो आसानी से उग सके और उसको संपूर्ण मात्रा में प्रकाश मिल सके। लेकिन ये प्रक्रिया धीरे धीरे खतरा बन रहा है क्योंकि इसके CO2 की अधिकता हो रही है, यानी CO2 अधिकता होने से बहुत ज़्यादा ताप में वृद्धि हो रही है और CO2 को वापस अवशोषित करने के लिए पेड़ पौधों की संख्या बहुत ही कम है, या पेड़ पौधे वो मतलब धरती पर नहीं बचे हैं। दिन ब दिन उसको कटाई की जा रही है, जिससे भाई
वृक्षों की मात्रा में वृद्धि नहीं हो रही है और जिससे CO2 की मात्रा बहुत ज़्यादा वृद्धि हो रही है और ये CO2 वापस वायुमंडल को में ऊष्मा को वापस जाने नहीं देती है, इसलिए तापमान में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। वायु में CO2 की अधिकता प्रदूषण के कारण बन रही है। CO2 ऊष्मा को रोक लेती है, यानी कि पेड़ पौधे वापस नहीं उसको अवशोषित करने के लिए वायुमंडल में जाने नहीं देती है CO2 ऊष्मा को वापस, जिससे वायुमंडल के तापमान वृद्धि हो रही है और इसे ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन कहते हैं। ठीक है, और ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी देखो, CO2, मेथेन, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O और जलवाष्प। यानी ये क्वेश्चन CTET 2024 में जनवरी में पेपर हुआ था ना, उसमें ये जरूर आया है। अब देखो ग्लोबल वार्मिंग या विश्व उष्णन है ना, उसके प्रभाव देखो, यानी कि विश्व उष्णन से तटीय प्रदेश जलमग्न हो रहे हैं। यानी कि विश्व उष्णन से तटीय प्रदेश जलमग्न कैसे हो रही हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, दूरी प्रदेश, ठीक है ना, उसके आसपास जो भी क्षेत्र रह रही है ना, तो बहुत ज़्यादा तापमान वृद्धि होने से वो बर्फ़ पिघल रहा है और जिससे बर्फ़ पिघलने से पानी की मात्रा वृद्धि हो रही है और आसपास के क्षेत्र वो जलमग्न हो रही है। और समुद्र में पानी की बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि होने से भी उसके आसपास के क्षेत्रों में भी जलमग्न बढ़ रहा है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तटीय क्षेत्रों में। ग्रीन हाउस गैसें के उपयोग को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल पर अनेक देशों ने हस्ताक्षर किए थे ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकें। अब भूकंप, पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थर्राने को भूकंप कहते हैं। ये पृथ्वी की भूप्रपट्टी के भीतर गृह में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होते हैं। भूकंप पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर टुकड़ों में विभाजित होती है। प्रत्येक टुकड़ा प्लेट कहलाता है। ये प्लेटें निरंतर गति करती रहती है, ठीक है, कौन सी, जो विभाजित रहती है, ठीक है, और जब ये एक दूसरे से टकराती है गति करती हुई तो एक दूसरे के नीचे चली जाती है, जिसके कारण भूप्रपट्टी में विक्षोभ उत्पन्न होता है और यही विक्षोभ ही पृथ्वी पर सतह पर भूकंप रूप में दिखता है। यानी कि जब ये प्लेटें निरंतर गति करती रहती है और ये दूसरे टक्कर करके एक दूसरे नीचे चली जाती है ना, तो विक्षोभ उत्पन्न होता है। उस विक्षोभ को भूकंप कहते हैं। जिस क्षेत्र में प्लेटों को सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है वहाँ भूकंप आने वाली संभावना ज़्यादा होती है। यानी कि जहाँ पर प्लेट के क्षेत्र मतलब सीमाएं दुर्बल होती है वहाँ पर भूकंप बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे देखो कश्मीरी है, पश्चिम तथा केंद्रीय हिमालय है, संपूर्ण उत्तर पूर्व कच्छ का रण है, राजस्थान का तथा सिंध गंगा के मैदान है, ये दक्षिण भारत है जहाँ पर ये प्लेटें वो सीमाएं दुर्बल हैं, इसलिए यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं। अब देखो कि भाई 8 अक्टूबर 2005 में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार में भूकंप आया था। 26 जनवरी 2001 में गुजरात के भुज जिले में बहुत बड़ा भूकंप आया था। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में भी विशाल सुनामी लहरों से उठी थी भूकंप के कारण। भूकंप की शक्ति के परिणाम रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किए जाते हैं कि भूकंप की शक्ति के परिणाम यानी कि भूकंप कितना शक्ति से आया था या कितना मतलब दुष्प्रभावी था, उसके परिणाम है वो रिक्टर पैमाने पर प्रदर्शित किए जाते हैं। रिक्टर पैमाने पर परिणाम 7 से अधिक है तो भूकंप बहुत ही विनाशकारी होता है। यानी कि आपको पूछ लिया जाता है कि विनाशकारी भूकंप की परास है तो 7 से अधिक। जैसे देखो भुज तथा कश्मीर में भूकंप का परिणाम लगभग था 7.5 से ज़्यादा, इसलिए वो बहुत ही विनाशकारी भूकंप था। भूस्पंद पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं, इन तरंगों को भूकंपी तरंगे कहते हैं। अब देखो ये भूकंपी तरंगे क्या होता है कि इन तरंगों को भूकंपी लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि भूकंप लेखी नामक एक यंत्र होता है या उसके द्वारा भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। ये उपकरण कंपायान एक छड़ अथवा लोलक होता है जो भूस्पंद आने पर दोलन या कंपन करने लगता है। कौन सा, भूकंपी लेखी नामक उपकरण, जो कि एक कंपायन छड़ होता है जो कि भूकंप आने पर दोलन करता है। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार हमने प्रदूषण के अंतर्गत है वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, उसके बारे में अध्ययन किया था। वायु प्रदूषण किस प्रकार से होता है और जल प्रदूषण किस प्रकार से होता है। वायु प्रदूषण के कौन कौन से गैसें हानिकारक है, जल प्रदूषण के लिए क्या क्या परिणाम दुष्परिणाम हो सकते हैं या क्या क्या होते हैं, ठीक है। और आपको एक ही टॉपिक भूकंप बारे में जानकारी दी गई है। यदि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप चैनल को विजिट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अब हम मिलेंगे अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।